जादुई पपीता। बूढ़ी औरत और उसका पति दोनों खाना खाने बैठे थे और एक कुत्ता भी उनके पास बैठा हुआ था। तुम्हें भी खाना खाना है? आजा, तू भी खाना खा ले। दोनों उसे अपनी थाली में से थोड़ा खाना देते हैं और कुत्ता भी खाना खाने लगता है। ये कहानी है सीतापुर नामक गांव में रहने वाले बूढ़े पति पत्नी गोपाल और आशा की, जो अपने कुत्ते के साथ वहां रहते थे, जिसे वो प्यार से डब्बू बुलाते थे। वो दोनों डब्बू से बहुत प्यार करते थे। जहां जाते डब्बू भी उनके साथ ही जाता था। गोपाल एक किसान था। वो अपने खेतों में पूरा दिन काम करता था और डब्बू भी पूरा दिन अपने मालिक के साथ खेत में ही रहता था। खेत में जहां गोपाल जाता, वहीं वो भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता। वो खेतों में फसल को कोई नुकसान नहीं करता था। एक दिन की बात है, गोपाल हर रोज की तरह अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी डब्बू उसके पास आता है और अपने मालिक के कपड़े खींचने लगता है। डब्बू, ये क्या हो रहा है? जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। आज खेत में बहुत काम है। तुम्हारे साथ खेलूंगा तो यही अंधेरा हो जाएगा। हमें जल्दी काम खत्म करके घर जाना है। अगर समय से घर नहीं पहुंचे तो आज दोनों को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन डब्बू लगातार गोपाल को भौंक रहा था और उसके कपड़े खींच रहा था, मानो वो उसे कुछ दिखाना चाहता हो। अरे क्या हुआ? मेरे कपड़े क्यों खींच रहा है डब्बू? अच्छा भाई, ठीक है, चल, कहाँ चलना है? और वो कुत्ता अपने मालिक को खेत के किनारे लगे पपीते के पेड़ के नीचे लेकर जाता है और अपने पैरों से जमीन को खोदना शुरू कर देता है। लगता है यहाँ कोई शिकार है, तभी खोद रहा है। लेकिन मुझे क्यों लेकर आया है यहाँ? कुछ ही देर में डब्बू जमीन खोदना बंद कर देता है और गोपाल देखता है कि वहां एक थैली थी जिसमें कुछ सोने चांदी के सिक्के थे। गोपाल उसे उठाता है और डब्बू के साथ घर निकल जाता है। गोपाल आज बहुत खुश था। वो डब्बू से बातें करते हुए घर जा रहा था। देखना, आज तो इस थैली को देखकर आशा बहुत खुश हो जाएगी। तभी सामने से अशोक अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। वो गोपाल की बात को सुन लेते हैं। अरे भाई, क्या मिल गया तुम्हें जो इतने खुश हो? क्या है इस थैली में? अरे कुछ नहीं है, ऐसा बोलकर गोपाल आगे बढ़ता है और अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी आशा को वो सारी बात बताता है और सोने चांदी के सिक्के भी दिखाता है। इधर अशोक और उसकी पत्नी भी खिड़की से उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। अशोक की पत्नी गायत्री, मुझे तो लगा ही था इनके हाथ कोई खजाना आ गया है जो आज ये इतना खुश है। कैसे भी करो जी, आप भी खजाने के बारे में पता करो। इस कुत्ते डब्बू से दूसरे खजाने के बारे में पूछो, हम भी अमीर हो जाएंगे। ये कुत्ता नहीं, ये तो खजाने की चाबी है। इसको तो वश में करना होगा। और वो दोनों वहां से अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों बहुत लालची थे। अपने लालच के लिए वो डब्बू को खाना खिलाने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अशोक अपनी पत्नी से, देखो, आज मैं उस कुत्ते के लिए मछली लाया हूँ। इसे खिलाकर आज मैं उससे खजाने की जगह जान ही लूंगा। बिल्कुल सही किया आपने, देखकर खुश हो जाएगा और जल्दी से हमें बड़े खजाने को बता देगा कि कहाँ रखा हुआ है और हम भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और वो दोनों चुपके से डब्बू को अपने पास बुला लेते हैं।
कुत्ता भी मछली की सुगंध से उनके पीछे आ जाता है। वो उसे मछली खिलाते हैं। डब्बू मछली खा रहा था, तभी वो आदमी बोलता है, जल्दी से खा ले मछली, फिर हमें सोने के खजाने के पास ले चल। डब्बू तो मजे से मछली खाता है, लेकिन उन्हें किसी खजाने के पास नहीं लेकर जाता, जिससे दोनों पति पत्नी बहुत गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। ये तो आराम से बैठ गया जी, कुछ बता क्यों नहीं रहा मुझे जी इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। देख, जल्दी से खजाने के बारे में बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वो आदमी डब्बू के सर पर डंडा मारकर उसकी जान ले लेता है। ये तो बिना किसी खजाने के ही बताए मर गया जी। अब क्या होगा अगर किसी को ये बात पता चल गई कि इसे हमने मारा है, तो लोग हमें बहुत बुरा भला कहेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं इसे गोपाल के खेत में ही दफना दूंगा। और वो रात को मरे हुए डब्बू को गोपाल के खेत में ले जाता है और उसे उसी पपीते के पेड़ के पास दफना देता है। इधर गोपाल और उसकी पत्नी डब्बू के घर ना आने की वजह से बहुत परेशान थे। आज ये डब्बू कहाँ चला गया? कुछ दिनों से अशोक के घर जा रहा था। हाँ, सुबह से मैंने भी नहीं देखा। मुझे लगा यहीं कहीं होगा और आ जाएगा, लेकिन अब तक वो नहीं आया है। उसी रात बूढ़े आदमी को सपना आता है। मुझे उन दोनों ने मारकर इस पपीते के पेड़ के नीचे दफना दिया है। उस पेड़ पर एक पपीता लगा है, आप उसे सुबह तोड़कर ले आना। अगली सुबह बूढ़ा आदमी उठता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और जाकर पपीते के पेड़ के पास खोदता है तो डब्बू का शरीर वहां से मिलता है। वो बूढ़ा आदमी डब्बू के शरीर को उठाता है और बहुत रोता है और उसके बाद वो पूरे विधि विधान से उसको अंतिम विदाई देता है। गोपाल उस पेड़ से एक पपीता तोड़कर अपने घर लाता है। उसकी पत्नी जैसे ही पपीते को काटती है तो उसमें से सोने के बहुत सारे बीज निकलते हैं। अरे ये क्या, पपीते में बीज की जगह सोने के बीज हैं? वो दोनों और अमीर हो जाते हैं और अब वो सब लोगों की मदद किया करते थे। अब गोपाल हर रोज एक पपीता तोड़कर लाता और उसमें से सोने के बीज निकालता। एक दिन अशोक गोपाल के घर जाता है तो चुपके से वो उनकी बातें सुनता है। क्या, पपीते में से सोने के बीज? ये कैसे हो सकता है? अशोक अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी ये लोग अमीर हो रहे हैं और लोगों की मदद करते हैं। आज रात को हम सारे पपीते ले आएंगे, फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। और रात होते ही वो दोनों गोपाल के खेत में जाते हैं और पेड़ पर लगे पपीतों को तोड़ने लगते हैं। तभी वहां इतने सारे सांप आ जाते हैं। वो औरत जैसे ही सांपों को देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है और वो वहां से पीछे भागती है। हे भगवान, इतने सारे सांप! तभी एक सांप अशोक के पैर पर उसे काट लेता है और वो वहीं गिर जाता है। गायत्री वहां से भाग जाती है और भागकर वो गोपाल के घर जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर डब्बू को मार दिया था, इसलिए मेरे पति को ये सजा मिल रही है। आप उन्हें बचा लीजिए। जब वो जाकर सब देखते हैं तो अशोक मर चुका था। आज अशोक के लालच ने उसकी जान ले ली। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां रामू के पास गांव में 2 एकड़ जमीन थी। वो उसी में खेती किया करता था। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि वह शहर जाकर कोई नौकरी कर सके। वो अपनी जमीन पर सब्जियां उगाता और उन्हें बेचा करता था।
पर जितना पैसा उसको सब्जियां उगाने में लगता था उतना उसका मुनाफा नहीं हो पाता था, जिससे उसका घर भी ढंग से नहीं चल पाता था। रामू की पत्नी उसे देखकर बोलती है, अजी क्या हुआ आपको, आज बहुत परेशान लग रहे हो। बस क्या बताऊं, परेशानी तो है ही। हर तरह की सब्जियां उगा चुके हैं लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हो रहा, और गांव में मेरी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं बिक पाती, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे सब्जी वाले हो गए हैं कि मुझ तक ग्राहक पहुंच ही नहीं पाते। तो क्या हुआ जी, हम कोई और सब्जियां उगा लेते हैं जो आपने अभी तक नहीं उगाई होगी, और यहाँ नहीं बिकेगी तो शहर में जाकर बेच देंगे। आप ऐसे परेशान मत हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं कुछ सोचता हूँ। रामू खेत में काम करने जाता है, पर तभी उसे उसका दोस्त मिल जाता है। और भाई रामू, क्या हाल है? बस भाई ठीक है, तुम बताओ। बस हम तो शहर जा रहे हैं, सुना है वहाँ तरह तरह के फल बिकते हैं, तो सोचा देख कर आ जाएं और उन्हीं में से कोई फल गांव में बेचने लगेंगे। वाह भाई, तूने तो कमाल का सुझाव दिया है, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। रामू अपने दोस्त के साथ शहर चला जाता है और वहाँ देखता है कि लोग सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी खानी पसंद करते हैं। फिर उसे मालूम हुआ कि शहर के लोग सबसे ज्यादा सलाद खाना पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा वो चुकंदर ले रहे थे। तब रामू एक आदमी से पूछता है, भाई तुम लोग ज्यादा चुकंदर क्यों खाते हो? ऐसा क्या है इसमें जो सभी इसे खरीद रहे हैं? तुम्हें नहीं पता क्या, चुकंदर खून को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है और शरीर को भी स्वस्थ रखता है। ये सुनकर रामू खुद से बोलता है, अब तो मैं भी पूरे खेत में सिर्फ चुकंदर ही उगाऊंगा और शहर आकर बेचा करूंगा। रामू अगले दिन अपने खेत में चुकंदर की फसल उगा देता है। जब उसकी चुकंदर की फसल थोड़ी बड़ी होने लगती है तो लोग गांव में चुकंदर की फसल को देखकर उसका मजाक बनाते हैं। रामू अगले दिन अपने खेत में चुकंदर की फसल उगा देता है। जब उसकी चुकंदर की फसल थोड़ी बड़ी होने लगती है तो लोग गांव में चुकंदर की फसल को देखकर उसका मजाक बनाते हैं। अरे भाई रामू, चुकंदर कौन खाएगा, बहुत नुकसान होने वाला है तुझे इस बार भी। भला कोई सही से सब्जी या फल उगा लेता, पर तू तो अपना नुकसान ही करना चाहता है। तभी दूसरा आदमी भी बोल उठता है, रामू भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, गांव में चुकंदर कौन बेचता है? यहाँ लोग ये सब चीजें नहीं खाते, ये बस शहर वालों के ही चोचलेबाजी है। अरे भाई, मेरी फसल है, मैं देख लूंगा, नुकसान हो या मुनाफा मुझे ही तो झेलना है। आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? और रही चुकंदर खाने की बात, तो शहर हो या गांव, सबको स्वस्थ रहना अच्छा लगता है। रामू पहले तो अपनी चुकंदर की फसल को गांव में ही बेचने की सोचता है, पर लोगों की बातें सुनकर वो सोचता है, लगता है गांव में ये लोग कोई भी चुकंदर नहीं खरीदेंगे। अब तो लगता है मुझे शहर ही जाना होगा। रामू शहर चला जाता है। शहर में पहले दिन तो उसे कोई नहीं जानता था, तो कोई भी उससे चुकंदर नहीं लेता। रात में वो निराश होकर अपने घर वापस लौटता है। अजी, आज तो आपको खुश होना चाहिए, पर आप तो बहुत परेशान लग रहे हो। कैसी खुशी? आज अपनी चुकंदर की पहली फसल को बेचने गया था, मगर किसी ने खरीदी ही नहीं। लगता है सब सही बोलते हैं, मैं ही बेवकूफ हूँ, बार बार अपना नुकसान खुद ही करता हूँ। अजी, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? आज आपका शहर में पहला दिन था, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। अगले दिन भी रामू पूरे जोश के साथ चुकंदर बेचने लगता है। चुकंदर ले लो, चुकंदर, ताकत से भरपूर चुकंदर। रामू पूरे दिन इसी आस में था कि कोई उससे चुकंदर खरीद ले, मगर उसका एक भी चुकंदर नहीं बिका। निराश होकर वो फिर से अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है जो काफी भूखी लग रही थी। वो रामू से कुछ खाने को मांगती है। बेटा, काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है, इस गरीब को कुछ खाने को दे दो। अम्मा, मेरे पास पैसे तो नहीं है और ना ही कुछ खाने के लिए है,
बस ये चुकंदर ही है, अगर आप इन्हें खाना चाहो तो खा सकती हो। ठीक है बेटा, तुम चुकंदर ही दे दो। रामू बूढ़ी अम्मा को चुकंदर दे देता है। बूढ़ी अम्मा उसे आधा खाकर आधा रामू को वापस दे देती है। अम्मा, आप मुझे ये वापस क्यों दे रही हो? बेटा, ये चुकंदर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बस ये देख रही थी कि लोगों में कितनी इंसानियत है। यहाँ से 100 लोग गए और किसी ने मुझे पूछा तक नहीं, लेकिन तुम इतने नेक दिल इंसान हो कि तुमने मुझे जो तुम्हारे पास था वही दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब से तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है और तभी वो मुड़कर बोलती है, बेटा, याद रखना, इस चुकंदर को फेंकना मत, ये प्रसाद है। रामू अगले दिन फिर शहर में जाता है। उस दिन कुछ लोग उसकी चुकंदर खरीद लेते हैं। रामू खुश होता है और जो थोड़े बहुत पैसे वो कमाता है उनसे ही वो अपनी बीवी के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर जाता है। घर जाकर उसकी नजर फिर से उसी खाए हुए चुकंदर पर पड़ती है। इस चुकंदर का क्या करूं? चलो मैं इसे खेत में ही फेंक देता हूँ। रामू चुकंदर को खेत में डाल देता है। अगले दिन जब वो खेत पर जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि उसके सारे खेत में चुकंदर ही चुकंदर थे, जो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट थे और ऐसे अद्भुत चुकंदर थे जिन्हें देखकर उन्हें खाने का मन कर जाए। तभी रामू बोलता है, अरे, मैंने तो आधे से ज्यादा चुकंदर निकाल लिए थे, फिर ये पूरा खेत चुकंदर से कैसे भर गया? चुकंदर भी ऐसे हैं कि देखकर ही खाने का मन करे। ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है। तभी रामू को उस बुढ़िया की कही हुई बात याद आती है। लगता है ये उस बुढ़िया के खाए हुए चुकंदर का ही कमाल है, इसलिए वो कह रही थी कि ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन कभी ना कभी तो ये चुकंदर की खेती खत्म हो जाएगी, तब मैं क्या करूंगा? थोड़ी देर सोचने के बाद रामू बोला, तब की तब देखेंगे, अभी तो इन्हें बेच कर आता हूँ। रामू बहुत खुश होता हुआ गांव से शहर जा ही रहा था कि तभी कुछ गांव वाले उसे रोक लेते हैं। भाई रामू, तुम सही कहते थे, मेरे बेटे में खून की कमी आ गई है। अगर उसे चुकंदर खिला देता तो उसे ये दिन ना देखना पड़ता, पर अब मैं ये गलती और नहीं करूंगा। तुम मुझे चुकंदर दे दो। हाँ रामू भाई, जरा हमें भी तो दिखाओ कि कैसा होता है आखिर ये चुकंदर। स्वस्थ रहना तो सबका अधिकार है ना, तो सोचा कि मैं भी स्वस्थ रहना शुरू कर देता हूँ। फिर क्या था, गांव में ही रामू के चुकंदर बिक गए और अगले दिन ही उसके खेत में फिर से बहुत सारे चुकंदर उग जाते हैं। फिर वो रोज ऐसे ही चुकंदर बेचने जाता। कभी गांव वाले या कभी शहर में उसके चुकंदर खूब बिका करते थे। जो भी पैसे उसे मिलते थे उससे उसने एक बहुत बड़ा घर बना लिया और अब वो इस काबिल बन गया था कि वो गरीबों की भी मदद करने लगा।